हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड वी विल सॉल्व सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कुलम्ब्स लॉ। एक्चुअली आज हम लोग कुलम्ब्स लॉ को स्केलर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, कुलम्ब्स लॉ पढ़ने से पहले हम लोग एक टर्म क्लियर कर लेते हैं, दैट इज पॉइंट चार्ज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट चार्ज? देखो, अगर आप दो अलग अलग बॉडीज कंसिडर करो, मैं इस ऑब्जेक्ट को फर्स्ट ऑब्जेक्ट से काफी दूर लेके जा रहा हूं। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज इनफ लार्ज, जब डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन वी नेग्लेक्ट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वी कंसिडर इट एज सिंपल पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज यानी इफ द लीनियर साइज ऑफ द चार्ज बॉडीज आर वेरी मच स्मॉलर देन डिस्टेंस सेपरेटिंग देम, अगर दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है और दोनों की साइज की कंपैरिजन में, तो हम दो ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, यहां पे पॉइंट चार्जेस ले सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कुलम्ब्स लॉ। देखो, कुलम्ब्स लॉ किसके बारे में क्या बताता है? तो बेसिकली ये दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के बीच के फोर्स को मेजर करने का फॉर्मूला आपको समझाता है। सपोज करो Q1 and Q2 are the two given charges. दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस let us suppose it is R. Now the two charges are right now kept in vacuum. देखो, मीडियम की वजह से भी दोनों के बीच के फोर्स में फर्क पड़ता है, so we are considering the first part, that is we are kept them in vacuum. Now as per the Coulomb's law, दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, देखो फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और इवन इट कैन बी रिपल्सिव, इट डिपेंड्स, राइट ना। अगर दोनों ही लाइक चार्जेस है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स दोनों के बीच का अट्रैक्टिव होगा। सो अकॉर्डिंग टू कुलम्ब्स लॉ ये फोर्स कितना था? सो दिस फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ये दो चार्ज की जो भी वैल्यू है उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता था द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, एंड इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस r है तो जो फोर्स होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो कुलम्ब्स लॉ क्या बताता है? ये सिंपल ये मैथमेटिकल फॉर्मूला बताता है कि फोर्स जो दो चार्ज के बीच लग रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही चीज आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखी हुई, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ऑल्सो ये फोर्स इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। देखो, दो चार्ज बॉडी वो किसी भी शेप की हो सकती है, मान लो कि इट इज ऑफ अ स्फेरिकल शेप बॉडी, तो दोनों के बीच में मान लो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है उसका Q1 चार्ज है, ये ऑब्जेक्ट का Q2 चार्ज है, दोनों के बीच में जो भी फोर्स लगेगा वो कौन सी तरफ लगेगा? विल इट बी लाइक दिस वे और समथिंग लाइक दिस वे? आंसर इज दोनों के सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करो एक लाइन से, वो जो लाइन है उसी लाइन में ये फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, तो यहां पे हमने ये थर्ड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। सो दिस स्टेटमेंट इज नोन एज Coulomb's law. Now I can write this F as K Q1 Q2 upon R square, जहां पे K जो है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू ऑफ कोर्स मीडियम टू मीडियम चेंज होती है। फिलहाल हमने इसमें वैक्यूम लिया हुआ है, अगर वाटर या कोई और मीडियम लेंगे तो K की वैल्यू चेंज होगी। अगर फ्री स्पेस की या वैक्यूम की बात करें तो K की वैल्यू CGS यूनिट में 1 है, लेकिन SI यूनिट में इसकी वैल्यू 9
इंटू 10⁹ आता है। अच्छा, नाउ k की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ k। आप इसी फॉर्मूला से k की यूनिट बना सकते हो। अगर मैं k को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो आई विल गेट f r² अपॉन q1 q2। फ्रॉम दिस k का यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो दैट इज द यूनिट फॉर k। k can also be written as 1/4 pi epsilon naught। k को एक अलग वे से भी डिनोट कर सकते हैं, दैट इज 1/4 pi epsilon naught। यहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। सो फ्री स्पेस में कितनी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से पता चलती है। सो नाउ अगर मैं कूलम्स लॉ में k की जगह 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट लिखता हूं तो कूलम्स लॉ कैन बी रीरिटन एज 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2 upon r²। This is known as Coulomb's law। Now students, epsilon naught की यूनिट क्या होगी? See, you know that कि k is equal to 1/4 pi epsilon naught। तो in this case epsilon naught can be equal to 1/4 pi into k। अब k का यूनिट आपको पता था, एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होगा वो k का इनवर्स ही होगा, राइट? k का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो इसका यूनिट इनवर्स आपको लेना होगा। सो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो दैट इज द यूनिट फॉर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस m-1 l-3 t4 a2 है। ये आप खुद कैलकुलेट करोगे। इसकी वैल्यू क्या होगी? यू नो दैट इट इज 1/4 pi इंटू k। सो 4 pi की वैल्यू 3.14, k यानी 9 इंटू 10⁹9। बाई कैलकुलेटिंग आपको मिलेगा 8.85 इंटू 10⁻12। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कूलम्स लॉ के बेस पर हम कुछ सम्स को सॉल्व करेंगे। सी दिस इज क्वेश्चन टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट। सी व्हाट इज द क्वेश्चन? कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 point charges and Newton's law for gravitational force between the 2 point masses have inverse square dependence on the distance between charge and the masses. So you have to compare the strength of the force by determining the ratio of magnitudes for electron and proton and for two protons. देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आपको दिया हो और दोनों के बीच में से कुछ डिस्टेंस सपोज करो r जितना डिस्टेंस, तो दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होता है ये फाइंड करने को बोला है। सो फॉर दैट पर्पस बाय कूलम्स लॉ दोनों ही चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या फॉर्मूला लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए? इट इज इक्वल टू k इंटू q1 q2 अपॉन r²। अच्छा, यहां पे q1 की जगह आप -e लिखोगे, है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। q2 की जगह +e करोगे, दैट इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय r²। सो फाइनली यू विल गेट इट एज k e² by r²। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, यहां पे एक चीज और नोट करो, माइनस साइन यहां पे आ रही है, इसका मतलब यह है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स जो है वो एट्रैक्टिव है।
याद रखना, जब भी फोर्स अट्रैक्टिव होते हैं नेचर में तो साइन नेगेटिव लिखी जाती है, और अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स रिपल्सिव हो तो साइन पॉजिटिव होती है। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू G, यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा m1 की जगह, एंड देन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बस आपको इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। सो द रेशियो दोनों का यहाँ पे Fe अपॉन Fg विल बी गिवन बाय K E स्क्वायर डिवाइडेड बाय G Me इंटू MP। R स्क्वायर यहाँ पे दोनों ही डिनोमिनेटर सेम होते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस सेम होता है, तो वो कैंसल हो जाएगा। नाउ लेट अस जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। द वैल्यूज आर K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू E स्क्वायर यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्जेस, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हुई है। सॉल्विंग दिस आपका फाइनल आंसर क्या मिलेगा? 2.3 इंटू 10⁻39। अच्छा, यहाँ पे कोई यूनिट स्टूडेंट्स नहीं होगी क्योंकि ये दो फोर्सेस का रेशियो है, राइट ना। सो ये यूनिटलेस क्वांटिटी बनेगा क्योंकि न्यूटन अपॉन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आप लोगों को दो प्रोटॉन के बीच का फोर्सेस कंपेयर करना है। दो प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपल करेंगे। ऑफ कोर्स दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फॉर्मूला सेम रहेगी, K इंटू Q1 Q2, यानी दोनों की वैल्यू E जितनी ही आती है, सो इट इज E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या आएगा? इट इज G मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज m1 एंड m2, दोनों ही प्रोटॉन ही है, अपॉन R स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज G इंटू मास ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर अपॉन R square. Now simply take the ratio of the two, that is electrostatic force upon gravitational force. So that is K into E square upon G times MP square. Now simply substitute the value and get the answer. So value substitute करने के बाद आपका आंसर 1.3 into 10⁻36। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है? सी दिस, दे हैव आस्क्ड अस कि एस्टिमेट द एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। अच्छा, यहां पे व्हाट दे हैव आस्क्ड अस, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों ही एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे है। 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू यानी 10⁻10 मीटर्स। अब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, डेफिनेटली वो फोर्स इक्वल आएगा, राइट ना। द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज ऑन प्रोटॉन आर सेम। अब क्वेश्चन ये बोला गया है कि आप दोनों के एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करो। See, how will you calculate the acceleration? You know this formula. Acceleration is equal to force upon mass. So, very first step will be to calculate the value of force. अब electrostatic force between electron and proton is given by formula K E square by R square. Substituting the values, you will get 9 into 10⁻9 times 1.6 into 10⁻19, that is the value for E, एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने माइनस साइन नहीं लिखी है, भले ही दोनों फोर्सेस के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। द रीजन बिहाइंड दैट इज हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। सो राइट नाउ वी आर इग्नोरिंग द साइन। अब इसे कैलकुलेट करके आपका फाइनल आंसर होगा 2.3 इंटू 10⁻8 न्यूटन। नेक्स्ट आप लोगों को एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी इक्वल टू
फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर मुझे प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो दैट इज फोर्स ऑन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑन प्रोटॉन। ऑब्वियस बात है, फोर्स दोनों पे ही सेम आएंगे, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन यानी 2.3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 9 इंटू 10⁻31 kg, दैट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻22 meters per second square. So that is acceleration produced in electrons. Similarly students, अगर हम सारी वैल्यूज यहाँ पे प्रोटॉन्स में सब्स्टिट्यूट करें तो हम लोग प्रोटॉन का भी एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। डू दैट योरसेल्फ। योर आंसर शुड बी 1.3 इंटू 10⁻19 meters per second square. ऑब्वियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन प्रोटॉन से बड़ा आ रहा है, भले ही दोनों पे ही फोर्स सेम लग रहे थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे फोर्सेस सेम थे, लेकिन एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का बड़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मास वाइज कम होता है कंपेयर टू प्रोटॉन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपकी टेक्स्ट का ही एक एग्जांपल है। यहाँ पे क्या पूछा है? अ चार्ज मेटालिक स्फीयर ए is suspended by a nylon thread and another charge metallic sphere B is held by an insulating handle and brought close to A such that distance between the center is 10 centimeter. The resulting repulsion of A is noted. Spheres A and B are touched by uncharged spheres C and D and then they are removed. So B is brought closer to A up to distance 5 centimeter. Then what is the repulsion of A on the basis of Coulomb's law? Students, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखो, इस तरह से एक स्फीयर है, चार्ज स्फीयर A, और एक नाइलॉन थ्रेड से इस तरह से हमने उसको रखा है। अनदर चार्ज स्फीयर B is kept somewhere here. अच्छा, दोनों के ऊपर के चार्जेस कुछ अलग होंगे, मे बी दिस इज Q1 एंड Q2। सपोज दोनों स्फीयर्स के बीच का इनिशियल डिस्टेंस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। नाउ दोनों चार्ज स्फीयर को हम अदर दो स्फीयर्स के कांटेक्ट में लाते हैं, C एंड D। अच्छा, जब आप C को A के कांटेक्ट में लाओगे, अब दोनों के दोनों स्फीयर्स आइडेंटिकल होंगे तो A से कुछ चार्ज C में ट्रांसफर हो जाएंगे एंड दोनों के ऊपर के चार्जेस जो होंगे वो हाफ हो गए, है ना। A के ऊपर का चार्ज होगा Q1/2 एंड C के ऊपर का भी चार्ज होगा Q1/2। सिमिलरली B और D ये भी दोनों आइडेंटिकल है और एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो B से भी हाफ चार्ज D को ट्रांसफर हो जाएंगे और अब B के चार्जेस होंगे Q2/2 एंड D के चार्जेस भी होंगे Q2/2। अब नेक्स्ट स्टेट में हमने C और D को रिमूव कर दिया है और A और B को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इंस्टेड ऑफ 10 हाफ करके अब कर देते हैं 5 सेंटीमीटर। नाउ द क्वेश्चन इज कि शुरू में दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स था, सपोज करो कि शुरू में जो फोर्स था वो F है, तो अब ये फोर्स कितना होगा फाइंड करो। यहां पे स्टूडेंट्स अगर मैं बिगिनिंग की बात करूं तो मेरा फोर्स का वैल्यू कितना आएगा? दैट विल बी इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R², करेक्ट। यहां पे R की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर की होगी इनिशियली, दैट इज इन द फर्स्ट केस। नाउ इन द सेकेंड केस हमारे चार्जेस हाफ हो गए, है ना, दोनों Q1 और Q2 दोनों की वैल्यूज तो हाफ हो चुकी है, इट इज Q2/2। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी अब हाफ हो गया। नाउ द डिस्टेंस इज R/2। सो इन द नेक्स्ट केस द न्यू फोर्स विल बी K Q1/2
into q2 by 2 होल डिवाइडेड बाय r by 2 का स्क्वायर. सॉल्विंग दिस आपका आंसर आएगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर ओनली, है ना. ये 4 होगा और ये 4 कैंसिल हो जाता है. सो यू विल गेट अवर न्यू फोर्स एज k टाइम्स q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. ये हमारे ओरिजिनल फोर्स के जितना ही हुआ. सो इसका मतलब कि फाइनल फोर्सेस बिटवीन द टू स्फीयर्स इज सेम एज द ओरिजिनल फोर्स, दैट इज F. ओके स्टूडेंट्स, तो आज ये वीडियो में टॉपिक्स यहाँ तक रखते हैं. बाकी के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली हम लोग वेक्टर फॉर्म देखेंगे कूलम्ब्स लॉ का, और कुछ और सम्स न्यूमेरिकल्स इसी टॉपिक के बेस पर सॉल्व करेंगे. टिल देन बी सेफ, हैव ए नाइस डे, गुड बाय.